हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर सेट्स के बारे में। सबसे पहले तो समझते हैं क्या डिफरेंस है सेट्स में और हमने जो अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स देखे लिस्ट और टपल्स में। सबसे पहला डिफरेंस सिंटैक्स में है। जैसे कि हम अभी तक स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे लिस्ट के लिए या राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे टपल्स के लिए, बट सेट्स जैसे मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी डिफाइन करना है कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं एम्प्टी सेट क्रिएट करने की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड देन वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्प्टी सेट एंड इफ वी चेक द आउटपुट देन इट्स सेइंग क्लास इज डिक्शनरी। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अगर हम ऐसे एम्प्टी सेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डिक्शनरी क्लास ले रहा है ना कि सेट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट कंस्ट्रक्ट करने की दूसरी जो मेथड है सेट फंक्शन की उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो S0 इज इक्वल टू सेट और यहाँ पे मैं कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी सेट जनरेट होगा। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो क्लास हो गया सेट। ये सही तरीका है अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो। और यहाँ पे ये सेट फंक्शन के अंदर आप दूसरी कोई आर्गूमेंट भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप एम्प्टी सेट ही रखो। यहाँ पे आप कोई लिस्ट भी दे सकते हो, ये सेट फंक्शन उसको सेट में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो बेसिक डेफिनेशन है वो सिमिलर ही है लिस्ट और टपल्स के केस में भी हमने यही देखा है कि उनका पर्पस है इट्स अ सिंगल वेरिएबल यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। सेम चीज़ यहाँ सेट के केस में भी है, मल्टीपल आइटम्स आप इसमें स्टोर करवा सकोगे। बट जैसे मैथमेटिक्स में यूजुअली होता है कि सिमिलर डेटा टाइप के आइटम ही आप रखते हो, वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो S3 में हमने आइटम इंटीजर भी रखा हुआ है, फ्लोट भी रखा हुआ है, देन स्ट्रिंग भी रखी हुई है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको मतलब एक टाइप की आइटम ये सेट में रखनी है। एंड सेट को जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं वैसे ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। वेल डिफाइंड मतलब कोई भी एलिमेंट आप कोई भी एलिमेंट के लिए आप बता पाओगे कि वो एलिमेंट एक्चुअल में ये सेट के अंदर है या नहीं। फॉर एग्जांपल 6 बिलोंग्स टू S2 अगर हमें चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं और हम बोल पाएंगे 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट S2, 3 बिलोंग्स टू सेट S2। वो बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स देखे वो ऑर्डर्ड थे, लिस्ट ऑर्डर्ड था, टपल्स भी ऑर्डर्ड थे, बट सेट आइटम्स जो है वो अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि अभी हमारे पास कोई इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं रहेगी, इंडेक्स 0 पे ये एलिमेंट है, इंडेक्स 1 पे ये एलिमेंट है, ये नहीं रहेगा हमारे पास। और दूसरा जो डिफरेंस है, सेट्स जैसे मैथमेटिक्स में होता है वो वैसे ही यहाँ पे भी डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड नहीं है। मल्टी सेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सेट्स होते हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती है। इवन इफ यू आर एडिंग वन पर्टिकुलर आइटम मल्टीपल टाइम्स इट विल अपीयर एग्जैक्टली वंस इन द आउटकम। लेट्स सी दिस। यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, S1 में 1 2 3 4 और 5 रखा, फिर 6 रखा और फिर 5 एक और बार रख दिया। तो अगर आप सेट S1 को प्रिंट करवाओगे तो आउटपुट में जैसा कि आप देख पा रहे हो 5 एग्जैक्टली एक बार ही आ रहा है, राइट। ये एक बड़ा डिफरेंस है, अनऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है जो वहाँ पे थी, लिस्ट के केस में अलाउड थी और टपल्स के केस में भी अलाउड थी। और दूसरा है अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ऑलरेडी आइटम्स हैं उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड यू कैन ऐड न्यू आइटम्स। यहाँ पे अनचेंजेबल का मतलब ये। और दूसरा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंडेक्सिंग यहाँ पे नहीं है, और आप जब उसको प्रिंट करवाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार एक ही ऑर्डर फॉलो करे। जैसे कि मे बी इसको मैं फिर से एक बार रन करूँ तो ज़रूरत नहीं है 1 2 3 4 इस केस में आ रहा है, बट वो 6 5 4 3 2 1 भी आ सकता है, क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द केस ऑफ सेट्स। फिर ये है प्रॉपर्टीज सेट्स की। तो फिर क्वेश्चन आता है इसको यूज़ कहाँ पे किया जाए, मतलब कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जब आप लिस्ट या टपल्स का यूज़ ना करते हुए सेट्स का यूज़ करें। तो ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे आपको डाउट है कि रिपीटेशन हो सकता है। लेट्स से मैं क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम का एक मुझे एक लिस्ट बनाना है।
बट उसमें ऐसा नहीं है कि मैं हर एक से पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 लोगों से पूछ रहा हूँ, 5 ही स्टूडेंट को मैंने बुलाया और उनसे मैं ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है कोई एक स्टूडेंट का नाम 5 में से 3 लोग बता रहे हैं मुझे, तो मैं 3 बार एंटर करूँगा मेरे लिस्ट में, तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, जबकि मुझे तो बस एक बार ही वो स्टूडेंट का नाम चाहिए था। तो उस केस में मैं लिस्ट का यूज़ ना करते हुए सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकता हूँ। और आगे देखते हैं, एक जो नॉर्मल फंक्शन अभी तक हमने देखा हुआ है, टपल्स के केस में भी था और लिस्ट के केस में भी था, वो फंक्शन है len, यहाँ पे भी वर्क करेगा। वो बता देगा कि लेंथ क्या है अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर की। इस केस में वो सेट्स, जो सेट हमने डिफाइन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस सेट S1, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं या कार्डिनलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट S1 वन कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस लेंथ फंक्शन। देन जैसे कि मैंने बताया, अनचेंजेबल एलिमेंट्स, बट यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स। सो यू कैन, फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड 7 इन द एग्जिस्टिंग सेट, तो मॉडिफाइड सेट आपका हो गया 1 2 3 4 5 7। क्लियर मेथड है आपके पास, यूजिंग क्लियर मेथड आपका सेट डिलीट नहीं होगा, बट वो एम्प्टी सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 था और फिर आपने क्लियर फंक्शन को कॉल किया तो सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए और अब सेट एम्प्टी सेट हो गया। फिर आप ऐड भी कर सकते हो, ऐड आइटम्स फ्रॉम, अब हम अलग तरीके से ऐड करने की बात कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास एक और सेट है, लेट्स से S2, और आप क्या करना चाह रहे हो, S2 में जो डेटा आइटम्स हैं उसको आप S1 में ऐड करना चाह रहे हो। तो उसके लिए मेथड है अपडेट। फॉर एग्जांपल लेट्स से S2 इज़ 10 11 12 और S1 तो हमने अभी प्रिंट करवाया था 1 2 3 4 5 7। तो अब हम क्या करने वाले हैं, S1 को अपडेट करेंगे S2 से। सो बेसिकली क्या होगा कि यूनियन परफॉर्म हो जाएगा, 1 2 3 4 5 7 ये सारे एलिमेंट्स आपके आ गए यहाँ के सेट S1 से, और फिर बाकी के एलिमेंट्स 10 11 12 आ गए S2 से, और ये मॉडिफाई होके, अपडेट होके, यूनियन होके वो स्टोर होगा अगेन S1 में ही। तो यहाँ पे अगर मैं S1 प्रिंट करूँगा तो आपको वो यूनियन का आंसर मिल जाएगा। और रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है नॉर्मल रिमूव मेथड और दूसरी है डिस्कार्ड मेथड। एक और मेथड का यूज़ कर सकते हो आप पॉप, पर उसमें उसका ज़्यादा उतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि पॉप करोगे तो पता नहीं है हमें कौन सा ऑर्डर पाइथन फॉलो कर रहा है, तो कोई भी एक एलिमेंट रैंडमली रिमूव हो जाएगा अगर हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं, बिकॉज इंडेक्सिंग है ही नहीं यहाँ पे। सो इंडेक्सिंग नहीं है तो हमें नहीं पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट रिमूव हो रहा है। सो पहली मेथड ट्राई करते हैं, लेट्स से रिमूव S1 डॉट रिमूव 7। तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आर्गूमेंट में हमें देना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। तो यहाँ पे 7 को रिमूव करना है, सो 7 रिमूव हो गया, और फिर आप डिवाइस सेट को प्रिंट करवाओगे तो देख पा रहे हो कि अब 7 नहीं आ रहा है। एक और मेथड होती है डिस्कार्ड, तो डिस्कार्ड 5 कर दिया तो 5 रिमूव हो गया और आपके डिवाइस सेट प्रिंट हो गया। और अब एक और बार आप लेट्स से 7 को डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हो, अब आपका सेट ये है S1, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, डिस्कार्ड और रिमूव में। क्या डिफरेंस है कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है आपके सेट में और उसको आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो रिमूव मेथड में एरर आएगी। जैसे कि इफ़ आई एम ट्राइंग टू रिमूव 7 फ्रॉम द सेट वेयर 7 इज नॉट प्रेजेंट, देन इट विल शो मी दिस एरर, दैट की एरर 7 इज नॉट प्रेजेंट। बट डिस्कार्ड आपको कोई एरर नहीं देगा। तो वो कभी कभी, मतलब ऐसे केसेस में इट्स बेटर टू यूज़ रिमूव, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपने जो टास्क परफॉर्म किया वो हुआ या नहीं, राइट। अगर है ही नहीं और फिर भी आप डिस्कार्ड का यूज़ करोगे तो वो बोलेगा टास्क परफॉर्म हो गया, राइट। बट एक्चुअल में वो एरर ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगी ये पर्टिकुलर केस में, बिकॉज एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अंडरलाइंग सेट। और पॉप का तो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल आप पॉप कर दोगे तो कोई भी एलिमेंट रिमूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस 1 इज रिमूव्ड। एक और जो मेथड हमने बाकी वीडियोस में भी देखा था लिस्ट और टपल के केस में, वो था सॉर्टेड मेथड। वो यहाँ पे भी वर्क करेगी, आपके एलिमेंट्स जो सेट में है वो सॉर्ट हो जाएंगे। बट अगेन जो सॉर्ट फंक्शन के बाद आपको जो आउटकम मिलेगा आपको, वो यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में होगा, ना कि सेट के फॉर्म में। ये एक डिफरेंस है। और फॉर वाली बात करते हैं अब यूनियन मेथड की। हमने इसकी पहले भी बात की थी अपडेट में, बट यहाँ पे अब 2 अलग अलग तरीके देखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने का। एक तरीका है प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि S1 ये है, S2 ये है, तो S3 हो जाएगा लेट्स से S1 प्लस S2, और फिर प्रिंट करवाओगे तो बेसिकली यूनियन ही हो गया। और एक तरीका है आप यूनियन फंक्शन को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे S6 के अंदर हम कमांड ऐसी है कि S4
डॉट यूनियन S5। सो S4 यूनियन S5 परफॉर्म होगा और वो S6 में स्टोर होगा। यूनियन मतलब सिंपल है कि मतलब जो भी एलिमेंट्स सेट S4 में हो या S5 में हो या दोनों में हो, वो एलिमेंट्स आपको आउटकम में मिलेंगे। सो रिपीटेड एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ और सेट S4 में भी और सेट S5 में भी 1 है, तो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे तो वो एक बार ही अपीयर हो गए आपके आउटकम में। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपडेट का यूज़ करो यूनियन के लिए, जो मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि S4 यूनियन S5 परफॉर्म होके, सो ये बेसिकली ऐसा है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, S4 इज इक्वल टू S4 यूनियन S5, ये हो रहा है बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम बोले तो। ओके, सो इन समरी मतलब यूनियन परफॉर्म हो जाएगा और वो मॉडिफाई करेगा सेट S4 को ही। सो S4 यूनियन S5 परफॉर्म होगा और वो स्टोर होगा S4 में, ये डिफरेंस है। और दूसरी इंटरसेक्शन की भी मेथड है, सिमिलर मेथड, इंटरसेक्शन मेथड नाम ही है उसका, इंटरसेक्शन मेथड। सो कैसे परफॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे S4 इंटरसेक्शन S5 परफॉर्म होगा तो एलिमेंट 1 कॉमन है, तो 1 एलिमेंट S6 सेट में स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप S6 को प्रिंट करवाओगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। बट यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, अपडेट के साथ कंबाइन कर सकते हो इसको, कि जैसे कि मुझे क्या चाहिए कि S4 इंटरसेक्शन S5 परफॉर्म करना है बट आंसर मुझे चाहिए S4 में ही, तो आप कॉल कर सकते हो S4 डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। सो अंडरस्कोर अपडेट से क्या हो जाएगा कि जो आंसर आएगा S4 इंटरसेक्शन S5 का, वो S4 में ही स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड मेथड्स जो सेट्स में होती है कि दो सेट्स, ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर दो सेट्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो उसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेट में S1 2, दूसरे सेट में 3 4, और अगर मैंने कॉल किया S1 इस डिसजॉइंट टू S2 और नॉट, तो वो बताएगा ट्रू, ये ट्रू है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। दूसरी एक मेथड होती है इस सबसेट। इस सबसेट का मतलब है कि जो हम पहला सेट लिख रहे हैं, इन दिस पर्टिकुलर केस S1 के सारे एलिमेंट्स S2 में आ रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये ट्रू हो रहा है क्योंकि S1 में 1 2 है और 1 2 3 के अंदर आ ही रहा है, तो वो S1 इज सबसेट ऑफ S2, तो ट्रू हो गया। उल्टा चेक करते हैं कि S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में आ रहे हैं कि नहीं। तो 1 2 3 है S2 में, पर S1 में सिर्फ 1 और 2 ही आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो आंसर आ गया फॉल्स। सो इसका आंसर हमेशा बाइनरी में होगा। ये 3 फंक्शंस जो है, इस डिसजॉइंट, इस सबसेट और इस सुपरसेट। अब सुपरसेट का समझते हैं। सुपरसेट का मतलब है कि वेदर S2 इज सुपरसेट ऑफ S1, तो S1 के सारे एलिमेंट्स S2 में आ रहे हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है देन वी कैन से S1 इज सुपरसेट ऑफ S2 इज सुपरसेट ऑफ S1। सो चेक करते हैं, S1 के सारे एलिमेंट्स है 1 2 और 1 2 S2 में भी आ रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, S2 इज एक्चुअली सुपरसेट ऑफ S1। उल्टा चेक करते हैं, वेदर S1 इज सुपरसेट ऑफ S2 और नॉट, तो हमें ये चेक करना होगा S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में आ रहे हैं कि नहीं। तो S2 के सारे एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, पर यहाँ पे 1 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक और मेथड होती है सिमेट्रिक डिफरेंस। सो बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली, S1 यूनियन S2 माइनस S1 इंटरसेक्शन S2, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो नहीं आएंगे, बाकी क्या आ जाएंगे। सो एक्सक्लूसिवली ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो S1 में है यूनियन, एक्सक्लूसिवली ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो सिर्फ S2 में है। तो यहाँ पे है 5 सिर्फ S1 में है और 3 सिर्फ S2 में है, बाकी 1 2 दोनों में है। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 3,5। और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो आंसर आएगा वो हम एक नए सेट में ना स्टोर करते हुए S1 में ही स्टोर करेंगे। सो अंडरस्कोर अपडेट मतलब आप ये ध्यान में रखो कि जब भी आप इसका यूज़ करोगे अंडरस्कोर अपडेट का, तो आप जो 2 अंडरलाइन सेट है उसमें से किसी एक में आंसर स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो ओरिजिनल स्टोर जो सेट्स है आपके वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब उसमें से एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सो जैसे हमने लिस्ट और टपल में भी देखा हुआ है कि वी कैन यूज़ लूप, right, just to list down the elements which are present in the underlying set. For in this particular case, let's say S1 contains 1 2 3, then we can use for loop. For x in S1 we can print values of x, so 1 2 3 print हो जाएंगे, and then we can also use in keyword to check whether a particular element is present in the set or not. जैसे कि यहाँ पे if one is present if one is present in set S, then we will print yes, one is present in the underlying tuple. So actually one is in set S, so it works. So basically it's nothing but
चेकिंग ऑफ मेंबरशिप, राइट, जो बिलोंग्स टू होता है मैथमेटिक्स में, वही हम चेक कर रहे हैं कि वेदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द अंडरलाइंग सेट और नॉट। सो वो इफ़ का यूज़ करके और साथ में हमारा कीवर्ड है इन, उसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई एलिमेंट है कि नहीं। सो होपफुली आपको पता रहा होगा कि क्या पर्पस है सेट का, क्या क्या मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मैथमेटिक्स में होता है वैसा ही है, बस ये पता रहना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट रहेगा जो पर्पस है हमारा उसके लिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर।